हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग की। आज का टॉपिक है एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो एचपीयू ने 2019 में कंडक्ट किया था। पहले एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम एचपीयू कंडक्ट करती थी, बट 2021 से अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मंडी नेरचौक जो है अब एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। आज की इस वीडियो में हम एचपीयू 2019 का प्रीवियस पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें अराउंड 25 क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और आपको थोड़ा आइडिया होगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एमएससी में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट डायग्नोज्ड विद ब्रेन ट्यूमर was scheduled for craniotomy. In preventing the development of cerebral edema after surgery, the nurse should expect the use of A. Diuretics, B. Antihypertension, C. Steroids, and D. Anticonvulsants. So the correct answer is C. Steroids. क्योंकि जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं they are used for their anti-inflammatory action which decrease the development of edema. Question number 2. A nurse receives emergency laboratory results for a client with chest pain and immediately informs the physician. An increased myoglobin level suggests which of the following? Option A liver disease, B myocardial damage, C hypertension, D cancer. So इसका करेक्ट ऑप्शन है मायोकार्डियल डैमेज। मायोग्लोबिन लेवल कैसे सजेस्ट करता है? मायोग्लोबिन ही एक ऐसा डायग्नोस्टिक टूल है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं वेदर एमआई हैज़ अकर्ड और नॉट। और जो हमारा मायोग्लोबिन होता है वो कब डिटेक्ट होता है? इमीडिएटली अबाउट 1 आवर आफ्टर हार्ट अटैक। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आया उसके 1 घंटे बाद हम मायोग्लोबिन के थ्रू इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, मायोकार्डियल डैमेज को। क्वेश्चन नंबर 3 इज A client has been diagnosed with disseminated intravascular coagulation (DIC). Which of the following is contraindicated with the client? A. Administering heparin, B. Administering Coumadin, C. Treating the underlying cause, D. Replacing depleted blood products. So correct answer is administering Coumadin. क्यों हम कॉमोडिन एडमिनिस्टर नहीं करते? बिकॉज जो डीआईसी वाले पेशेंट होते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन के जो पेशेंट होते हैं, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते ओरल कोआगुलेंट्स को, जैसे कि कॉमोडिन को। क्वेश्चन नंबर 4 इज करीना, अ क्लाइंट विद माइस्थेनिया ग्रेविस इज टू रिसीव इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी. द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट दिस थेरेपी इज इफेक्टिव बिकॉज it A. promotes the removal of antibodies that impair the transmission of impulses. B. stimulate the production of acetylcholine at the neuromuscular junction. C. decreases the production of autoantibodies that attack the acetylcholine receptor. And D. inhibits the breakdown of acetylcholine at the neuromuscular junction. So correct option is C. decreases the production of autoantibodies that attack the acetylcholine receptor. क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो पेशेंट है करीना वो रिसीव कर रही है इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी, तो जब हम पेशेंट को स्टेरॉइड्स दे रहे हैं उनका बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जो है डिक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा और वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हमारे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को अटैक ही नहीं कर पाएगा। So question number 5 is a client with acute renal failure moves into the diuretic phase after 1 week of therapy. During this phase, the client must be assessed for signs of developing what? Option A hypovolemia, B renal failure, C metabolic acidosis, and D hyperkalemia. So hypovolemia इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायuretic फेज में होता क्या है। आपको एक्यूट रीनल फेलियर के सारे फेजेस के बारे में पता होना चाहिए कि ऑनसेट फेज़ में क्या होता है, ओलिगोरिक फेज़ में क्या होता है, डायuretic फेज़ में क्या होता है और रिकवरी फेज़ में क्या होता है। तो मेनली इसमें पेशेंट को हाइपोवोलेमिया एंड हाइपोटेंशन होगा डायuretic फेज़ में ड्यू टू मैसिव वॉल्यूम लॉस। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज नर्स शुड एंटिसिपेट दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स मे बी यूज्ड in the attempt to control the symptoms of Meniere's disease except
A. Antiemetic, B. Diuretic, C. Antihistamine, D. Glucocorticoid. So correct option is glucocorticoid. Question number 7. A 52-year-old female tells the nurse that she has found a painless lump in her right breast during her monthly self-examination. Which assessment finding would strongly suggest that this client's lump is cancerous? A. Eversion of the right nipple and a mobile mass. B. Non-mobile mass with irregular edges. C. Mobile mass that is soft and easily delineated. And D. Non-palpable right axillary lymph nodes. So B is the correct option, that is non-mobile mass with irregular edges. Question number 8. For a client newly diagnosed with radiation-induced thrombocytopenia, the nurse should include which intervention in the plan of care? A. Administer aspirin if the temperature exceeds 38.8 degrees Celsius. Inspect the skin for petechia once every shift. C. Provide for frequent periods of rest. And D. Place the client in strict isolation. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंस्पेक्ट द स्किन फॉर पेटेकिया वंस एवरी शिफ्ट, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इम्पेयर कर देता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को। तो जो हमारा पेशेंट होगा उसको रेगुलरली चेक करना है कि कोई साइन ऑफ ब्लीडिंग तो नहीं है, जैसे कि पेटेकिया तो नहीं है, परप्यूरा तो नहीं है, एपिस्टेक्सिस तो नहीं है, कहीं से ब्लीड तो नहीं कर रहा है। वो ज़्यादा ज़रूरी है उसको इंस्पेक्ट करना हर एक शिफ्ट में एक बार। Question number 9. What instruction should be included in the discharge teaching plan for a client after thyroidectomy for Graves' disease? A. Keep an accurate record of intake and output. B. Use nasal desmopressin acetate. D. AVP. ये क्या है? मीन्स जो डेस्मोप्रेसिन है वो सोल्ड होता है अंडर द ट्रेड नेम ऑफ DDAVP. C. Be sure to get regular follow-up care. And D. Be sure to exercise to improve cardiovascular fitness. So correct answer is C. Be sure to get regular follow-up care. क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं ग्रेव्स डिजीज़ के, वो इवेंचुअली जो उनका रिजल्ट होता है पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म की कंप्लेंट के साथ आते हैं, तो इसलिए उन्हें हमेशा रेगुलर फॉलोअप केयर के लिए जाना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी. एलिवेटेड इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, क्योंकि जो ESR होता है वो इंडिकेट करता है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इन द बॉडी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. द नर्स हैज़ फर्स्ट completed teaching about post operative activity to a client who is going to have a cataract surgery. The nurse knows the teaching has been effective if the client A. coughs and deep breaths post operative, B. ties his own shoes, C. asks his wife to pick up his shirt from the floor after he drops it, D. states that he does not need to wear any eye patch or guard to bed. C. Correct option is C. asks his wife to pick up his shirt from the floor after he drops it. So जो पेशेंट हैं हम उसे पोस्ट ऑपरेटिव टीचिंग में यही बताते हैं कि आपको सर्जरी के बाद बेंड नहीं करना है, जिस वजह से आपका इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. द लीस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ ब्रेन ट्रॉमा करेक्टराइज्ड बाय अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन इज कॉल्ड A. contusion, B. concussion, C. coup एंड D. काउंटर coup. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी. कंकशन. कंकशन में क्या होता है कि पेशेंट को टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, जो हमारा ब्रेन फंक्शन है नॉर्मल वो टेम्परेरी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. द ट्यूमर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज इज कॉल्ड A. ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, B. ऑस्टियोसार्कोमा, C. एनकॉन्ड्रोमा, D. कॉन्ड्रोसार्कोमा. सो करेक्ट ऑप्शन इज option C, that is enchondroma, because osteochondroma is the overgrowth of cartilage and bones, and osteosarcoma is a bone cancer, and chondrosarcoma begins in the bones but can sometime occur in the soft tissue near the bones. So the correct option is enchondroma. Next is question number 14. The cell involved in the inflammatory reactions are called A. neutrophils, B. eosinophils, C. basophils, D. lymphocyte. So correct option is D. lymphocyte.
Next question is question number 15. Which among the following food items is restricted in renal failure? A. Carbohydrate, B. Fat, C. Proteins, D. Vitamins. So correct option is option C. Proteins, because high protein, high sodium and high potassium, these all are restricted in renal failure. Next is question number 16. A patient who has a pacemaker might be ineligible for which of the following investigations? A. Computer tomography, B. Electromyography, C. Magnetic resonance imaging, D. Electroencephalography. So answer C is the correct option, because magnetic resonance imaging MRI is generally contraindicated for patient with a pacemaker. Question number 17. Which is considered as the earliest sign of increased intracranial pressure ICP that the nurse should closely observe for? A. Abnormal respiratory pattern, B. Rising systolic and widening pulse pressure, C. Contralateral hemiparesis and ipsilateral dilatation of pupils, and D. Progression from restlessness to confusion and disorientation to lethargy. So correct option is option D, progression from restlessness to confusion and disorientation to lethargy. Question number 18. Which of the following is the best method to assess for hemorrhage in a client who underwent thyroidectomy? Sorry for this mistake. A. Check blood pressure hourly. B. Assess the client for frequent swallowing. C. Roll the client to side and check for bleeding. D. Place a hand under the client's neck and shoulder to feel bed linens. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D. Place a hand under the client's neck and shoulder to feel bed linen. इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट चेक करेंगे कि पेशेंट को हेमरेज तो नहीं हुई है. Question number 19. The best indicator of adequate fluid balance in a client with burn, especially in the first 48 hours of care, is change in level of consciousness, elevated hematocrit level, C. Urine output of 30 to 50 ml per hour, D. Weight of the patient. तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम यूरिन आउटपुट चेक करें, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है उसे हाइपोवोलेमिया तो नहीं. करेक्ट ऑप्शन इज यूरिन आउटपुट ऑफ 30 to 50 ml per hour. Next question is question number 20. A nurse is caring for a patient who has had hip replacement. Which of the following findings are of paramount importance? Complaints of pain during repositioning, B. Scant bloody discharge in the surgical dressing, C. Complaints of pain following physical therapy, D. Temperature of 101.8 degree Fahrenheit. So correct option is temperature of 101.8 degree Fahrenheit. तो हम क्यों देखेंगे कि पेशेंट को टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा तो नहीं है. हमेशा अगर पेशेंट को टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद फीवर है तो ये चीज़ डॉक्यूमेंट करना है और नोट करना है, ताकि हम अवॉइड कर सके कि पेशेंट को कोई अननेसेसरली सेप्सिस तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन इज A. Sporozoites, B. Schizoids, C. Merozoites, D. Hypnozoites. तो सभी को ही पता है कि जो इन्फेक्शियस स्टेज होता है मलेरिया इन्फेक्शन का वो होता है स्पोरोजोइड्स. क्वेश्चन नंबर 22. कॉजेटिव एजेंट फॉर रेबीज इज A. विरियोला वायरस, B. लाइजा वायरस टाइप 1, C. मिक्सोवायरस, D. पैरामिक्सोवायरस. So correct option is Lyza virus type 1. वेरियोला वायरस कॉजेटिव एजेंट है स्मॉल पॉक्स का. मिक्सो वायरस एंड पैरामिक्सोवायरस ये है हमारे मिजल या मम्स या कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का कॉज. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. ऑल आर ट्रू इंडिकेटर्स फॉर हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD एक्सेप्ट A. Family size, B. Annual growth rate 1.2, C. Life expectancy 64, D. IMR less than 60. So हमारे पास यहाँ पे पूछा है कि हमारे जो ट्रू इंडिकेटर्स है हेल्थ फॉर ऑल में जो 2000 में दिया था, तो उसमें एनुअल ग्रोथ रेट 1.2 था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64 था, IMR लेस देन 60 था.
लेकिन जो उसमें नहीं था वो था फैमिली साइज, सो करेक्ट ऑप्शन इज फैमिली साइज। क्वेश्चन नंबर 24, एपिडेमियोलॉजी इंक्लूड्स द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? A. Measurement of frequency of disease. B. Measurement of distribution of disease. C. Measurement of determinants of disease. And D. All of the above. So correct answer is all of the above. Question number 25. When was the first round of pulse polio immunization started? A. In December 1994. B. In December 1995. C. In January 1994. And D in November 1996. So the correct option is B in 1995 December. So that's all about part 1. Part 2 में हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी वीडियो, और आपको पता लगा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और मेनली एचपीयू किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। अगर आपको इस पूरी वीडियो में किसी भी चीज़ में डाउट है या किसी क्वेश्चन में डाउट है, या आप किसी और चीज़ के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।